हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो लैब असिस्टेंट 2016 का जो पेपर है उसको अपन यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाती है, मतलब उसको थोड़ा घुमाया जाता है ना। और उसको घुमाया जाता है, जैसे क्वेश्चन घूमता है वैसे अपन लोग भी घूम जाते हैं ना। तो अपन यहाँ देखेंगे कि उसको कैसे अपन आसान तरीके से उस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, जिसको घुमाया गया है, उसको अपन कैसे पहचानें। काफी जो बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि सर क्वेश्चन बनता नहीं है, थ्योरी आती है, फॉर्मूले आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने 2016 का पेपर लिया है और इसके अंदर अपन क्वेश्चनों को बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही इजी तरीके से अपन उनको करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे उनको कैसे आसान किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 1 kg पर मीटर क्यूब के एक समान रूप से वितरित द्रव्यमान। अब आपको यहां लग रहा होगा कि यहां द्रव्यमान दिया गया है, लेकिन यहां आपको द्रव्यमान नहीं दिया गया है। आप क्वेश्चन को देख सकते हो, यहां लिखा है 1 kg पर मीटर क्यूब। यहां आप देख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, किसका मात्रा दे रखा है आपको, मतलब ये जो मान दे रखा है ये आपको दे रखा है रो, ये घनत्व दे रखा है भाई आपको। और घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है घनत्व है, वो इक्वल होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मतलब डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप देख सकते हो घनत्व की जो यूनिट बनेगी, जो इसका मात्रक बनेगा मतलब केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि द्रव्यमान का केजी इसका मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब किसकी वैल्यू दे रखी है, रो की दे रखी है, न कि आपको द्रव्यमान की तरह की। यही वो गड़बड़, यही आपको घुमाया जाता है। क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं 1 kg पर मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए। 1 मीटर त्रिज्या लेनी है, उस गोले की क्या करनी है, स्फेरिकल, उसकी क्या करनी है, अवधारणा करनी है। एक व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण है। तो ध्यान से देखिए, वो गोला है, ये क्या है, वो गोला है जिस गोले की यहां बात की गई है। और ये मैं कह सकता हूं ये वो अक्ष है जो किससे गुजर रही है, इसके व्यास से गुजर रही है, इस पे इसको घुमाना है। इतना तो आप समझ सकते हो, थ्योरी आपने पढ़ी है। इसके सापेक्ष हमें निकालना है आई, और इसके सापेक्ष जो आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई बराबर 2/5 mr²। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस 1 को यहां से उठाएंगे, इस md का रख देंगे, वही गड़बड़ है। r का मान दे रखा आपको, r का जो इसकी जो रेडियस दे रखी है, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 0.1 मीटर। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपको, सॉरी 1 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 1 मीटर दे रखी है। इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। गोला है, ये फॉर्मूला सब लोग जानते हो। अब यहां से हमें m निकालना होगा, तो यहां से मैं m निकालूंगा तो देख सकते हो जो m है, ये जो m है और ये आपका v है, ये आपका कौन है, रो है। तो m बराबर लिखा जा सकता है रो इंटू v। अब v मतलब यहाँ आयतन है, किसका, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन कितना होता है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ m बराबर रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये मेरे पास कौन आ गया, m आ गया। कौन आ गया मेरे पास, ये m आ गया। इस m को वहां पुट कर दो, तो यहां इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा 2/5 इंटू m की जगह आ जाएगा रो की वैल्यू कितनी रखी है 1, तो 1 इंटू यहां मैंने 1 पुट कर दिया 4/3, ऐसा कैसा आ गया, ये 4/3 आ गया, इंटू में ये आ गया 3.14, जो किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। r का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहां आ गया इंटू में 1 की पावर 3। ये केवल m का मान लिखा गया यहां से यहां तक का, इंटू में यहां r², तो 1 का स्क्वायर कर दो। क्या है, कैमरे में आ पा रहा है, आगे वाला फ्रेंड्स, थोड़ा आगे वाला नहीं आ रहा, 3 के आगे वाला नहीं है ना। तो आप देख सकते हो ये जो आगे दिख रहा है, इसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं फटाफट। 2/5 इंटू 1 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1 की पावर 3 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो r² है तो 1 का स्क्वायर, त्रिज्या 1 दे रखी है, और r की पावर जो 3 है, जो यहां से मिली है वो 1 की पावर 3 है। ये यहां पुट करना, सोल्व कर लो इसको फटाफट। लगभग अगर इसका आंसर देखें तो ये तो 1 हो गया, इसको लगभग मैं यहां 1 मान लेता हूं, 1 पॉइंट कुछ ये है 3.14, क्योंकि ऑप्शन अगर अपने को देखना फटाफट आंसर। ठीक है, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, बट्टे में आ गया यहाँ पर 5। इसको सोल्व कर लो, 5 से कम आ गया 5। ठीक है भाई, 3 5 6 30, 1.6 के समथिंग इसका आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं 0.33
ठीक है। फिर देखा 0.5 दे रखा है, 1.4 दे रखा है, 1.67 दे रखा है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 1.67 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को आप देखो। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने इसको किया है। अब देखो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ो इसको। इधर का 1 kg द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास के एक वर्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। वलय है, वलय कुछ ऐसी होती है, वायर को लेते हैं सीधा स्ट्रेट वायर, उसको अपन क्या करते हैं, सर्कुलर बना देते हैं, ये वलय है। इसकी जो रेडियस दे रखी है अपने को, त्रिज्या दे रखी है, वो लेना चाहिए। व्यास दे रखा है 0.2 मीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1 मीटर हो जाएगा। जो इसकी रेडियस है वो अपने पास 0.1 मीटर है। ठीक है भाई, अच्छा। और मास जो है, द्रव्यमान है, वो दे रखा है आपको 1 kg दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है। चलो अच्छी बात है। इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष, इसके ये देखो इसका केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाले जो अक्ष है वो ये है। ठीक है भाई, और कह रहा है तल के लंबवत, मतलब ये जो वलय है ये कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। तो तल, ये तल हो गया तल के लंबवत, और किससे गुजरने वाली, इसके केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है इसकी बात कर रहा है। इसका मतलब इस पे इसको क्या करना, ओमेगा से घुमाना है, मतलब इसकी स्वयं की अक्ष है ये। ठीक है, अच्छा। ये कह रहा है कि स्वयं के अक्ष के सापेक्ष ये क्या कर रहा है, 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है। 10 सेकंड पर सेकंड, मतलब यहां मान दे रखा है आपको n का 10 चक्कर, और दे रखा है पर सेकंड, मतलब आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी, दे रखी है आवृत्ति दे रखी है, कर रहा है। कोणीय समय का मान, अब कोणीय समय का मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। L बराबर I ओमेगा, L बराबर क्या है, I ओमेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आता कहां से है, P बराबर अपन जानते हैं mv। वैसे ही यहाँ ये तो क्या है आपका संवेग है, तो वैसे ये क्या है, कोणीय संवेग। जो काम द्रव्यमान करता है रेखीय गति में, वही काम घूर्णन गति में I करता है, जड़त्व आघूर्ण करता है। जो काम v करता है, वेलोसिटी करता है, ठीक है, वही काम घूर्णन गति में कोणीय वेग करता है। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अब इस फॉर्मूले में मान रखना, कुछ नहीं करना। अब इस स्वयं के अक्ष के सापेक्ष अगर यहाँ कोण है, ये वलय है, कोण है भाई, ये वलय है ना, हाँ वलय है, तो यहाँ जो I आएगा वो आएगा mr²। कितना आएगा, mr², स्वयं के अक्ष के सापेक्ष वलय का। और शक्ति होती तो mr²/2 आता I का मान। ओमेगा का जो मान होता है, ओमेगा बराबर अपन लिख सकते हैं θ/t, या फिर देखो यहाँ जैसे अपन क्या दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2πn लिख सकते हैं, 2πn डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2πn। ठीक है, अब इसमें रख दो, अब इसमें L बराबर I का मान दे रखा है mr² इंटू ओमेगा मान हो गया 2πn, तो ये हो गया 2πn। जो आपको दे रखा था वो मैंने पहले इधर लिख लिया, फिर मुझे पूछा गया था, मैंने वो फॉर्मूला ले लिया। अच्छा, फिर I के इसके रेस्पेक्ट में, इसके समय जो I का जो मान था वो mr² था, और ओमेगा का 2πn क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आवृत्ति रखी थी तो मैंने ये ले लिया, इसको यहाँ रख दिया, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ L बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, n का जो मान है वो दे रखा है 1 kg, यह आ जाएगा 1 इंटू R का जो मान है वो दे रखा है 0.1, तो यह आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1। मैंने क्या कर दिया, 0.1 इंटू 0.1 कर दिया, स्क्वायर करना था। इंटू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पाई की जो वैल्यू हुआ है 3.14 इंटू n का मान दे रखा है 10 है। ये अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। लेकिन ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। देखो पॉइंट को हटा देते हैं, ये आ जाएगा 1/100। इसका पॉइंट आओगे 10, इसका टाओगे 10 मतलब 100 कर दिया, इनटू में 2 है और फिर इनटू में कितना 3.14, इसको भी हम 314 बटा कितना कर 100 कर देता हूँ, इनटू में मान लो 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 नहीं है तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक बिंदु कट कर दो, कम हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं इसको और आसान लिखते हैं, 2 को इसे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी हो गया 8, और ये हो गया 2, ये हो गया 6, 628 आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करने पे। नीचे कितना है, एक बिंदु 2, ये 3 बिंदु नीचे बची है अपने पास में। कितनी बची, 3 बिंदु बची। 3 बिंदु बची तो इसको सोल्व कर लो। 1 2 3 को अगर नीचे से हटाते हैं तो बनता क्या है, 1 2 3, मतलब अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6 के समथिंग। जो ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा 2.5 दे रखा है, 1.2 दे रखा है, और 0.4 दे रखा है, और 0.2 दे रखा है। अपना आंसर आएगा 0.6। तो ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी, शायद इसको हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अपने को इस सॉल्यूशन का पता लगे किसी को करना कैसे है, फिर से एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो अगर आपको चाहिए तो। आइए बात करते हैं, 2016 का पेपर सोल्व करेंगे पहले पूरा,
और उसके बाद में अपन सोल्व करेंगे 2018 का पेपर। और फिर जैसे मैंने इससे पहले मॉडल पेपर फर्स्ट डाला है, ऐसे अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। और टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, आप लोग कहोगे तो अपन टॉपिक भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है एल लंबाई। क्वेश्चन को समझो भाई, एल लंबाई और समान रूप से वितरित स्मॉल एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान की एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। मतलब एक छड़ दे रखी है, एक छड़ दे लेते हैं यहाँ पे, एक छड़ है, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई दे रखी है आपको एल दे रखी है, चलो अच्छी बात है। और फिर ये कह रहा है समान रूप से वितरित स्मॉल एम, समान रूप से वितरित है स्मॉल एम प्रति इकाई लंबाई में, मतलब एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है, एकांक लंबाई में द्रव्यमान, एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो दे रखा आपको स्मॉल है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा तो मैं पूछूंगी 2 में कितना होगा? 2 में कितना? 2m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा 3 में कितना होगा? कब कहोगे सर 3 में कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। अच्छा मैं पूछूं इस टोटल छड़ का कुल द्रव्यमान, ये जो छड़ है, यहां जो छड़ है, छड़ का जो रोड है, कुल जो द्रव्यमान है वो कितना होगा भाई? अब मतलब एकांक लंबाई में जब द्रव्यमान कितना स्मॉल एम है, एकांक लंबाई में द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो पूरी में कितना? तो पूरी कितनी लंबाई एल, तो यहां लिख देंगे m इंटू एल, ये छड़ का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। यही वो गड़बड़ है जो मैं बात कर रहा था शुरुआत में, ऐसे ही किसी को घुमाया जाता है, अपन लोग घूम जाते हैं, अपने इसको अगर m मान लेंगे इस छड़ का कुल द्रव्यमान, तो गड़बड़ है। ये प्रति एकांक लंबाई में है, तो अपन कई बार ऐसे नहीं लिखते क्या m बटे l, तो इस l का मान बंद कर दो तो कितना आ जाएगा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो वही चीज है। तो आपको यहां दिया गया था ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक है ना, प्रति इकाई लंबाई में एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। पूरे का कितना जाएगा? पूरे को l से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा अपनी मध्य बिंदु से गुजरने वाले अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष से घूर्णन कर रहा है, मतलब इस अक्ष की बात कर रहा है, इस अक्ष पे क्या कर रहा है? इस अक्ष पे क्या कर रहा है? ओमेगा से क्या कर रहा है? घूम रहा है। इस अक्ष के सापेक्ष हमें क्या बताना चाहते हैं? पढ़ते हैं एक बार, अभी तो कुछ दिया नहीं है ऐसा, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फिर ये कह रहा है यदि छड़ की कोणीय गति t सेकंड में 0 से ओमेगा बदलती है, मतलब यहां दिया छड़ की जो कोणीय गति है वो t सेकंड में t जो सेकंड है उसमें 0 से 0 और कितनी बदल जाती है? ओमेगा बदल जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। तो लगने वाला बल आघूर्ण आपको बताना है। अब मैं कह दूं कि बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, टॉप बराबर होता है आई अल्फा। क्या होता है? टॉप बराबर आई अल्फा। आया कहां से? अपन जानते हैं F बराबर होता है ma। अब जो काम यहाँ रेखीय गति में बल करता है वही काम घूर्णन गति में टॉर्क कर रहा है, जो काम यहाँ m करता है रेखीय गति में द्रव्यमान करता है वही काम कौन करता है? I करता है। वहां a होता है त्वरण, यहाँ कोणीय त्वरण होता है अल्फा। अब आप देख सकते हो कि आप यहां से टॉप बराबर, अच्छा ये जो छड़ है इसकी जो अक्ष अपने को दे रखी है, कौन सी अक्ष दे रखी है? इसके तल के लंबवत वाली दे रखी है। इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो होगा I बराबर वो होगा ml स्क्वायर बट्टे 12। यहाँ जो जड़त्व आघूर्ण होगा इसका स्वयं की अक्ष है, इसकी कौन सी? तल के लंबवत है, ठीक है ना, तल के क्या लंबवत है, तो होगा 1/2 सॉरी ml स्क्वायर बट्टे 12 होता है। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ इस I की जगह ml का स्क्वायर बट्टे 12 इंटू अल्फा का मान होता है ओमेगा बाई टी, मतलब ओमेगा में चेंज बटा समय। अच्छा टो का मान निकालो फटाफट। ये m दे रखा है इस रोड का द्रव्यमान, ये m ये तो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना एक बार, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब आपको ये m कौन? इस रोड का द्रव्यमान, लेकिन आपको यहाँ रोड का द्रव्यमान कितना पता है? ml। तो यहाँ मैं लिखूंगा इस m की जगह आ जाएगा m स्मॉल m इंटू l, इंटू में l का स्क्वायर बट्टा आ जाएगा 12 इंटू में ओमेगा कितने से 0 से ओमेगा बदला, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अगर आप लिखना चाहो तो ओमेगा फाइनल या ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बटा ओमेगा टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। अब टोटल समय कितना है? टी दिया है तो नीचे आ जाएगा टी, डायरेक्ट टी आ जाएगा, ठीक है, 0 से टी हुआ होगा। और ओमेगा फाइनल कितना? ओमेगा हो चुका है, तो इसकी जगह ओमेगा देकर ओमेगा इनिशियल कितना? 0 है, ओमेगा इनिशियल सीधा सीधा अल्फा का जो मान है ओमेगा बाई टी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अल्फा सही आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा ओमेगा बाई टी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, m l और l की पावर 2 मतलब कितना हो गया? l की पावर 3 हो गया, बट्टा में कितना आ गया? 12 आ गया, और साथ में ओमेगा आ गया, नीचे t आ गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, वही अपना आंसर है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको m l का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, बट्टा ओमेगा है,
और 12t है, ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ml की पावर 3 ओमेगा दे रखा है बट्टा में 12t दे रखा है, ये ऑप्शन अपना आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आराम से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। वीडियो भले ही लंबा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आराम से एक एक क्वेश्चन को देखोगे तभी आपको पता लगेगा, वरना तो फिर मतलब भी क्या है। फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है तो आप फटाफट इसको आगे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है एक आदर्श गैस के लिए, पढ़ सकते हो आप। एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जो आपकी दे रखी है उसमें संबंध पूछा है। ठीक है, नियत आयतन मतलब Cv होता है, इसमें शायद दिक्कत रखा होगा, Cv होता है ना नियत आयतन पे। तो इनमें संबंध पूछा, संबंध आप लोग जानते डायरेक्ट Cp माइनस का होता है Cv, Cp माइनस का क्या हो गया Cv बराबर क्या होता है R, ये संबंध आप लोग जानते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि Cp बराबर Cv नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन दे रखा है Cp बराबर दे रखा है Cv प्लस का Cr, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन दे रखा है Cp बराबर है Cv, ये उधर जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा R, तो आपका ऑप्शन तो यही ठीक हो जाएगा, यही हो गया। और थर्ड ऑप्शन दे रखा था Cp इक्वल Cv माइनस का Cr, और चौथा ऑप्शन दे रखा था आपको Cp इक्वल Cv और प्लस का सेट 1 दे रखा है, इस पेपर में थोड़ा कटा हुआ है, ध्यान रखना है ना। तो ये ऑप्शन आपका जो समन डायरेक्ट होता है ये इसमें बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फिर से क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हो क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस ताप के एक हौज मतलब सिंक है, ठीक है भाई, सिंक है, और 90 डिग्री सेल्सियस ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती उष्मा इंजन की दक्षता पूछी है। आपसे पूछा गया है उष्मा इंजन की दक्षता, आपसे पूछा है उष्मा जो आपका इंजन है उष्मा इंजन की दक्षता पूछी, इफिशिएंसी जो होती है वो आपसे पूछी है। इसका जो फॉर्मूला होता है एक टाइप का होता है 1 माइनस का T2/T1, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है उष्मा इंजन की दक्षता का। दे क्या रखा है थोड़ा समझ लेते हैं, एक तो इधर लगा होता है एक इधर लगा होता है, इसे बात कर रहे हैं अपन थोड़ी सी, है ना। ये मतलब आपका स्रोत हो गया, ठीक है, T1 ताप पे, ये आपका कौन हो गया, ये आपका सिंक हो गया जो हो गया T2 ताप पर, ठीक। और यहां से मतलब कुछ ना कुछ कार्य होगा ओमेगा मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला के सामने दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंक का ये क्या आपका स्रोत है, आपको दे रखा है सिंक का जो टेम्परेचर दे रखा है, T2 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, और T1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, दक्षता निकालनी, फॉर्मूला का कोई आवश्यकता नहीं दे रखा है, वो ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना है ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो यहां जो आप इनको केल्विन में कन्वर्ट करोगे K इक्वल कितना आ जाएगा C प्लस का 273, ये आपको ध्यान रखना है बस। केल्विन में करना तो क्या करोगे, केल्विन में करना तो C कितना है, C दे रखा है जैसे आपको 30, तो 30 में 273 आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये होगा 303 हो गया आपका किसका मान, और कौन था भाई ये आपका T2 था, तो T2 का मान तो हो जाएगा 303 केल्विन। ऐसे T1 का मान करना है आपको 90, तो 90 प्लस कितना कर दूं, 273 कर दूंगा, ध्यान रखना है केल्विन में करना भाई। अच्छा देखो आगे क्या होता है फिर, तो यहां से जो T1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 10 16 छक्को 1 और 2 363, ये 363 कितना आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ये वैल्यू आते इसमें पुट कर दो, तो यहां से जो इसकी जो इफिशिएंसी जो है ईटा जो है वो 1 माइनस का T2 का मान दे रखा आपको 303, तो ये आ जाएगा 303, और नीचे आ जाएगा 363, ये 363 T1 का मान, इसको सोल्व कर लो आपका आंसर ही है। तो यहां से लिखा जा सकता है 363 माइनस का 303 बट्टा 363, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इधर चला जाएगा, ठीक है ना, इधर चला गया, एलसीएम ले लो, इसके पीछे 1 मान लो, ठीक है, एलसीएम लेना है इसका, तो एलसीएम कितना 363 आ जाएगा, 1 में डिवाइड करोगे ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ये बन जाएगा, माइनस का चिन्ह है, इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सोल्व कर लो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा 0 इससे, ठीक है, और ये 6 आ जाएगा, और यहां से मतलब ये है 60 आएगा, तो कुछ हो रहा है 3 मतलब ये तो हो गया 0, और इधर कितना बचा, ये है अपॉन कितना आ गया 363 आ गया, इसको कट कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 0, 20/121,
20/121 ऑप्शन में आ रखा है 3 नंबर वाला, 20/121 वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 1 10/121 भी दे रखा था, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, थोड़ा ध्यान दे लेना भाई, ना 30 ऐड करेंगे तो ये लगभग 300 में जाएगा, तो सही है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 20/121 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो कैलकुलेशन में कहीं को गड़बड़ हो जाए तो आप लोग कमेंट कर देना, ये कोई बात नहीं भाई, कई बार कैलकुलेशन करते हैं गड़बड़ हो सकती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं तो अपने से भी हो जाती है, और ध्यान रखना कहीं गड़बड़ हो जाए तो। बच्चे कमेंट बहुत अच्छे लेते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं फिर देखने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, दे रखा आपको, इसके लिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निकाय के रुद्धोष्म प्रसरण में जिसमें उसका ताप T1 से T2 को बदलता है तो एंट्रोपी, कौन सा निकाय आपकी यहाँ बात की गई, यहाँ रुद्धोष्म प्रक्रम की बात की गई है, बात की है रुद्धोष्म जो प्रक्रम उसकी बात की गई है। और इसके अंदर जो आपकी Q जो होती है ना, उष्मा जो होती है आपकी, उष्मा वो क्या होती है आपकी, नियत होती है। तो डेल Q जो उष्मा में परिवर्तन हो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहली बात तो ये समझो आप, रुद्धोष्म निकाय कैसे, यहाँ पर एक निकाय के रुद्धोष्म प्रसरण, रुद्धोष्म प्रक्रम है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर जो Q जो उष्मा वो नियत रहती है, और तो डेल Q का मान कितना आ जाएगा, 0, उष्मा में परिवर्तन नहीं है भाई, ठीक है ना, उष्मा में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, जिसमें ताप जो है, ताप जो है वो T1 से कितना बदलता है, T2 बदलता है, मतलब कम होता है, ज्यादा होता है, कुछ नहीं होता है। चलो ठीक है, तो एंट्रोपी पूछिए, तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, जो गैस के जो पार्टिकल है उनकी जो अनियमितता है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो जल्दी जल्दी भागने लग जाएंगे, कम कर देंगे तो धीरे भागने लग जाएंगे, है ना। एंट्रोपी का फॉर्मूला है ds इक्वल dq बाई होता है t, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आपसे पूछा एंट्रोपी, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो एंट्रोपी नंबर 1 रहेगा बढ़ेगी, नंबर 2 घटेगी, नंबर 3 नहीं बदलेगी, और नंबर 4 रहेगा अनुपात रहेगा T1 अनुपात T2 पर निर्भर, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है T1 बाई T2 पर। तो यहाँ फॉर्मूले से अपन देखेंगे तो dq का मान कितना है, dq का मान क्या चेंज हो ही नहीं रहा, तो 0 अपॉन टेम्परेचर जो भी बदल रहा है, तो फिर तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ds की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब ds का मतलब यहाँ एंट्रोपी में चेंज से मतलब है, तो एंट्रोपी में चेंज का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ S फाइनल माइनस का S इनिशियल बराबर 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं S फाइनल बराबर S इनिशियल, मतलब पहले की बराबर बात की, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर भी थर्ड आ जाएगा भाई ना, नहीं बदलेगी। देखो यहाँ ds बराबर dq बाई t दे रखा है, और ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है, dq का मान यहाँ 0 कर सकते हैं, तो ये 0 ही बन गया। ds बराबर कितना आ गया, 0। अब ds का मतलब क्या है, इसमें चेंज, तो अपन कह सकते हैं s फाइनल माइनस का s इनिशियल, एंट्रोपी फाइनल माइनस का इनिशियल, प्रारंभिक बटा अंतिम, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, फिर बदलेगी नहीं, पहले वाले के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब बदलेगी नहीं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, निम्न में से पिंड की गति ऊर्जा दे रखी है E के, और दोनों के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध निरूपित करने वाला सही आरेख का चयन कीजिए। आप देख सकते हो, और मैं आपको कैसे बता दूं कि जो दूरी जो है, दूरी के साथ जो गति ऊर्जा का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब इधर मैं कह सकता हूँ विस्थापन, दूरी में इधर विस्थापन, इधर कौन आपकी, ये इधर कौन है गति ऊर्जा, दूरी विस्थापन, और इनके मध्य जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है इनके मध्य। तो यहाँ ऑप्शन जो दे रखा है वो सेकंड वाला हो जाएगा, फिर सीधा सीधा ये इधर वाला डाल दो बस, ये कह रहा है इनके बीच ग्राफ कैसा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा फिर डायरेक्टली, ठीक है ना। तो सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसका कैसे बनेगा, जो आपकी स्थिति ऊर्जा होती है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, उसका कुछ ऐसा बनता है, इसका ऐसा बनता है ना। तो ध्यान रखना, ग्राफ का क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ग्राफ होता आप लोग सब जानते हो, यस बताऊं कैसे ग्राफ होगा, वैसे मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, आप लोग वहां जाके देख सकते हो। ये जो टॉपिक है इसको हमने कराया है, वहां पे आप इसको जाके देख सकते हो। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी है, अच्छा जी, और उसके निचले छोर पर 1 kg का द्रव्यमान लटका है, ठीक है। उसको ऊर्ध्वाधर तल में दोलन करवाया जाता है। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब ये होता है, इसमें वर्टिकल के अंदर क्या है, उसको दोलन करवाया गया, ऑसिलेशन करवाया गया है, ऐसे मान लीजिए वो स्प्रिंग,
और यहाँ इसमें क्या लटका हुआ है, एक द्रव्यमान लटका m, और n का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1 kg। जो n का जो मान है वो है 1 kg। चलो ठीक है, और बात करते हैं आगे। फिर ये कह रहा है इसको लटका रखा है, ऐसे दोलन में लगाया जाता है। दोलन का जो आयाम जो है, जो इसका आयाम है a का मान वो है 0.1 मीटर। आयाम जो होता है 0.1 मीटर। अधिकतम जो क्या होता है, विस्थापन, वो होता है आयाम। चलो ठीक है, फिर आगे क्या कर रहे हैं, t बराबर 0 सेकंड पर विस्थापन, t बराबर 0 जो सेकंड पर जो विस्थापन जो है y का जो मान है वो दे रखा है 0.1/√2 मीटर। ये दे रखा है इसका विस्थापन t बराबर 0 पर। स्प्रिंग का बल नियतांक में दे रखा है, जो k का जो मान है वो दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 न्यूटन पर मीटर। लेते हुए घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। मतलब y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस का फाई। ये हमें बताना, यहाँ से कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने ये लिख दिया इसलिए मैंने ये कर दिया बोलते। ये संबंध आपको बताना है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात मैं लिख सकता हूँ y बराबर a का जो मान है वो अपने पास 0.1 है, और कितना आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा। अच्छा, आगे वाली बात अपन वैल्यू निकालते हैं। चलो ठीक है, अब एक चीज समझो, 0.1 आयाम जो वो 0.1 ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड तो इसमें आएगा नहीं, ये तो डायरेक्ट कट गए। मतलब फटाफट कैसे करना है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड व फोर्थ दोनों में होने वाला है। अब दोनों में कौन सा होगा, तो एक काम करते हैं, t बराबर 0 लेते हैं, विस्थापन ये है, और यहां से अपन क्या निकाल लेते हैं, फाई क्यों निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे आएगा, y का मान दे रखा है 0.1/√2 इक्वल, उस समीकरण को यूज कर रहा हूं। y का मान किस पे, t बराबर 0 पे y का मान दे रखा है, ये पुट कर दिया। फिर a का जो मान है वो अधिकतम कितना है, 0.1 है, और साइन आ जाएगा, और t का मान 0 है तो ये टर्म पूरी 0 जाएगी, तो ये टर्म पूरी 0 प्लस का निकालना है फाई। फाई का मान तो चाहिए, तो निकाल लो। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जैसे कट गया, ये आ गया 1/√2 इक्वल आ गया साइन, और ये आ गया फाई। अब साइन के पदों में 1/√2 किसका मान है ये आपको देखना है, तो साइन के पदों में हो जाएगा साइन π/4 इक्वल साइन फाई। π/4 का मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब हो गया, पाई का मतलब 180 बटा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 4 पंजो 20, मतलब 45 का होता है भाई, है ना। तो पाई साइन से साइन कट गया, मतलब यहां से जो फाई का जो मान आ गया वो आ गया π/4। मतलब π/4 आ गया, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को थर्ड बाय फोर्थ ऑप्शन में चेक करोगे तो फोर्थ वाला ऑप्शन ही है जिसमें फाई का कितना आएगा, π/4 आएगा। तो आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा 4 वाला, ठीक है ना। यहां से इसका मान निकाल चुके हो। अच्छा, ओमेगा को क्या निकाल सकता है, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं, ओमेगा बराबर होता है √में k/n। थोड़ा इसको मैं कर रहा हूं, हालांकि आंसर बता दिया मैंने, 4 वाला आएगा। तो ओमेगा बराबर √में k का मान दे रखा है 10, k का मान, और m का मान दे रखा है 1, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया √10। अब √10 जो होता है वो लगभग किसके बराबर होगी, लगभग 3 के समथिंग होना चाहिए, वो 3 के समथिंग। तो यहाँ पर देखेंगे ओमेगा से लगभग 3 पॉइंट मतलब 1/4 कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। और t का मान t है, ठीक है, प्लस का इसका मान आ जाएगा π/4, इसका मान कितना है π/4। और ऑप्शन 4 देखो, यहाँ 3.14 नहीं दिख रहा आपको, लेकिन आप जानते हैं किसका मान होता है, ये पाई का मान होता है। किसका होता है, पाई का। तो आपका आंसर यही होना है। वैसे तो मैंने आंसर डायरेक्ट बता दिया था, आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। कंपटीशन के अंदर आपको तुरंत पता लग गया कि ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, तो आप फटाफट 4 पे क्या लगा दो, टिक लगा दो। पहले स्प्रिंग दे रखी है, क्या क्या दे रखा है उसमें सब चीज मैंने यहाँ नोट कर ली है। फिर एक t बराबर 0 पर, मतलब यहाँ से अपने फाई का मान निकाल लिया। ओमेगा के तो फॉर्मूले और भी होते हैं, लेकिन k दे रखा था इसलिए मैंने इसको यूज किया, तो मुझे लगा कि √10 आया, और √10 लगभग 3.4 के समथिंग आया है, 3 पॉइंट के समथिंग इसका आंसर आना चाहिए √10 का, क्योंकि जो 9 होता है 3 आता, 10 आता 3 पॉइंट कुछ आता, और 3.1 लगभग किसके, पाई के। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखो इसको। मुझे लग रहा है कितने क्वेश्चन बना दिए, लगभग 8-10 क्वेश्चन तो करवा दिए होंगे शायद, पूरे लगभग 36-37 क्वेश्चन आए 2016 के अंदर फिजिक्स के तो क्वेश्चन लगभग 36 के समथिंग क्वेश्चन आए थे। तो आपको फिजिक्स को अच्छी करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, और फिर अपन इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। आधे घंटे का वीडियो हो गया,
तो ये क्वेश्चन वो करवा देते हैं, फिर अपन क्लास को यहीं क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें से आगे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है इसमें नेक्स्ट है, 2 मीटर लंबी एक बार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर है, छत से लटकी है, लटका दो। ये एक स्प्रिंग है, इसको ऐसे लटकाया हुआ है, जिसका द्रव्यमान दे रखा है, सॉरी इससे लटका हुआ जो द्रव्यमान है, सॉरी इसका स्प्रिंग नियतांक दे रखा है 25 न्यूटन पर मीटर, और इसकी लंबाई देखिए 2 मीटर लंबी एक बार रही स्प्रिंग जिसका बल नहीं था, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। स्प्रिंग लंबाई की बात करें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके निचले सिरे पर 1 kg का, यहाँ जो द्रव्यमान दे रखा है वो है 1 kg का, जो द्रव्यमान है वो 1 kg का, चलो ठीक है। लटका हुआ यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींच कर छोड़ दिया जाता है, यदि इसे मतलब ये दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर है भाई, तो ध्यान रखना है, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में। कितना खिसका दिया इसको, इस 1 kg को इसने खिसका दिया 10 सेंटीमीटर खिसका दिया, खींचा हमने इसको, खींच कर फिर क्या छोड़ दिया जाता है। जब स्प्रिंग वापस कितनी करती है, जब स्प्रिंग 5 सेमी ऊपर जा चुकी होती है, मतलब ये वापस कहां आ चुकी है, यहां आ चुकी है, और ये जो गैप जो है इस गैप को बोला गया है 5 सेंटीमीटर। यहां इसको खींचकर छोड़ा, वापस यहां गई, तब इसकी क्या बतानी है, गति ऊर्जा बतानी है। अब गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ke = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे याद रहे, तो गति ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 m v स्क्वायर। अब v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ओमेगा अंडर द रूट में a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, किसमें एस सम में, तो वो यहाँ कर दिया, तो स्क्वायर लगाएंगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो बेसिक ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, पुट कर दो इसमें सीधा सीधा, तो यहाँ आ जाएगा ke = 1/2 m का मान 1 दे रखा है, ओमेगा का मान आपको दे नहीं रखा है, ओमेगा का मान अपन निकाल लेते हैं, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर बराबर होता है k/m। स्क्वायर डाउन तो इसके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर डाउन तो क्या लग जाएगा, रूट में, वहां मुझे स्क्वायर चाहिए तो रूट क्यों लगाता हूं, तो यहां से k का जो मान है वो दे रखा है 25, m का मान 1, तो ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 25, तो यहां मैं लिख देता हूं 25 इनटू में a स्क्वायर। अब अधिकतम जो विस्थापन है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा वरना क्योंकि आंसर सही नहीं आएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 10/100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10/100 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इसको बड़ा कोष्टक बना देते हैं, माइनस y का जो मान है, विस्थापन कितना हो गया इसका, विस्थापन हो इसका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 5/100 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बन। ऐसा क्यों किया भाई, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में बदलना पड़ेगा, और एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में बदल चुका है, इसको सोल्व कर लो, वही आपका क्या है, आपका आंसर है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू आ जाएगा 25 इंटू में इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 100 बट्टा, ये हो जाएगा 2 बिंदु लग जाएगी ना इसके, 100 का स्क्वायर मतलब ये आपका 10,000 आ गया, माइनस ये हो जाएगा 25 बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर में कर देता हूँ 5, और ये 4, यहाँ पे 10 की पावर 4 ही कर देते हैं, ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और सोल्व कर लेते हैं, ये 12.5 आ गया, इसको सोल्व कर लिया, तो इनटू में यहाँ से इसका 10 की पावर 4 को बाहर निकाल लिया, ये आ गया 100 माइनस 25 कितना आ गया 75, लगभग कितना आ गया 75। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 4 को यहाँ हटाने का मतलब 4 बिंदु लगा दो इसके, ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया 25 × 75 और ये हो गया 25 × 100 400। ठीक है ना, 400, ये पॉइंटों में आंसर आ रहा है इसका ना, पॉइंटों में आएगा, नीचे 400 हो गया ना, इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 5 दिया 15। ठीक है भाई, 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 और बटा आ गया 400। कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी इसके अंदर, क्या गड़बड़ कर दी हम, देखो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर, कुछ ना कुछ। अच्छा ये पॉइंट आ गया ना, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, है ना, इसको सोल्व करोगे तो आप इसको इसे मल्टीप्लाई 12 36 से 37.5। अब इसमें आंसर जो आ रहा है वो 1 है, पॉइंटों में आ रहा है, 0.03 0.06 0.1 0.09, तो इसको थोड़ा देखते हैं, ये 2 बिंदु हटा दो इसकी, तो यहाँ से यहाँ मामला पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट आना वो यहाँ आ जाएगा, तो अपन इसको देख सकते हैं, ये आ जाएगा अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 0.375 में 4 का भाग दे दो आप इसमें। ठीक है ना, तो भाग देंगे तो 3 में जाएगा नहीं, ठीक है ना, 3 में जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, आगे 7 लेंगे, तो पॉइंट तो था ही था,
पॉइंट तो था इधर, एक बिंदु लग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 3 में गया नहीं, फिर आगे वाले बिंदु तारेंगे ना 7 है, तो लगातार 2 बिंदु तारे तो 0 आ जाता है, तो पॉइंट 0 और 4 नंबर 36, मतलब लगभग पॉइंट 09 और 0.0938, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आ रखा है भाई, है ना, 0.09। देखो कैलकुलेशन अपनी अपनी है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, जैसे इसको यहां मैं ऐसे नहीं कट करता तो ये और आसान हो जाता, क्यों, तो देखो बाहर 75 आएगा ना, ये 75 है, इधर 25 है, नीचे क्या थी बिंदु थी, तो कट पिट के आसान हो जाता थोड़ा और, तो आप देख सकते हो लगभग 0.09, अपना अपना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आज अपन इतनी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ सीखने के लिए मिला है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, जैसे ही जल्दी हम अपलोड करूंगा। और इसमें ये देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन सोल्व करना, 31 से गया था ना, 40 तक 39 तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिए, 40 से लेकर, और फिर इसमें क्वेश्चन कहाँ तक दे रखे हैं 50, और ये लगभग दे रखे हैं आपको क्वेश्चन है इसमें, अच्छा आगे और भी हैं इसमें, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके फिजिक्स के कितने दे रखे हैं, ऐसे तो फिर हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 65 67 तक दे रखे हैं भाई, है ना। तो लगभग अपने क्वेश्चन कितने हो गए, 20 26 27 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन आए हुए हैं, सब 26 27 क्वेश्चन और बच गए भी, 2016 के बच गए। तो आज तो हमने क्वेश्चन कितने किए, लगभग 10 क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर अपन ऐसा करते हैं, पूरे को एक साथ ही सोल्व कर लेंगे, थोड़ा स्पीड डालेंगे। 27 क्वेश्चन है, क्योंकि आधी घंटे क्लास हो चुकी है, फिर लंबी क्लास होती है तो फिर ज्यादा बच्चे देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे बड़े ही आराम से, सॉल्यूशन के साथ समझाया जाएगा, टिक नहीं लगा इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, आपको विथ सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। 2016-18 करने के बाद में अपना चैप्टर वाइज या फिर कभी कंबाइंड ले लिया, मॉडल पेपर सोल्व करवाए जाएंगे एग्जाम तक। और अगर आप ये पढ़ते हो, ये सब करते हो, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ऑफलाइन भी हमने बैच स्टार्ट कर रखा है, और ट्यूशन जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो भी ये देख सकते हैं, जैसे मैं क्लास में करवाता भी हूँ, फिर भी आप लोग भी देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, थैंक यू।